अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, हम आज की क्लास में एक और नया पास पेपर कर लेते हैं जो कि एनपीयू से रिलेटेड है 19 नंबर का। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस सवाल की दो रिक्वायरमेंट है। एक आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 और दूसरा आपने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट। तो अब जिस सवाल की लेंथ आप देख रहे हैं और जिस तरीके की इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बच्चे से हो जाए तो क्या ही बात है। तो इसके लिए अगेन आपने वही मेथडोलॉजी को फॉलो करना है जैसे मैंने आपको पूरे एनपीयू में सिखाई है। आइए एक एक करके इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं। वो कहता है अकाउंटेंट ऑफ सीरियस गोल्फ क्लब was terminated on charges of fraud। माशाल्लाह वो फ्रॉड करके स्टार्ट हो गया है। And you have been assigned the task of preparing the accounts for the year ended 31 दिसंबर 2020। You have found that the proper books had not been maintained। The management of CGC has given you the following information। यानी कोई फ्रॉड हुआ है और सही तरीके से अकाउंट्स नहीं बने हुए हैं, तो आपने इस बेसिस के ऊपर जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके बिना के ऊपर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बना के देनी है। वो कह रहा है कैश एंड बैंक बैलेंसेस एज एट जनवरी 1 2020 अमाउंटिंग टू ₹0.5 मिलियन एंड 2 मिलियन रिस्पेक्टिवली। कैश और बैंक दोनों का बैलेंस दिया हुआ है आपको। हाउएवर एज ऑन 31 दिसंबर 2020 देयर वाज नो कैश बैलेंस, हाउएवर बैंक का बैलेंस दिया हुआ है ये। तो अब आपने अगर इसमें चोरी को डिटेक्ट करना है कि पैसे आपके कितने वहाँ से चोरी हुए हैं या शार्ट हुए हैं, उसके लिए ऑब्वियसली आपने पूरी ट्रैकिंग करनी होगी। क्योंकि देखें, हमने एक सवाल पहले भी ऐसा किया हुआ है जिसमें आपने किया ये था कि कैश काउंटेड था, आपको याद होगा। तो जो कैश काउंटेड था आपने पूरी ट्रांजैक्शंस को प्लस माइनस करके देखा था और क्लोजिंग कैश के इक्वल वो नहीं आ रहा था, तो बाकी पैसे चोरी हो चुके थे। पर शर्त यह है कि आपने सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को एक्यूरेटली एप्रोप्रिएटली पार्क कर दिया हो। आए जी देखते हैं। सबसे पहले सर हम यहाँ पे एक टी अकाउंट बनाते हैं लेंदी सा, ताकि सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे पार्क कर पाएँ, जिसमें हम कह रहे हैं कैश एंड बैंक बैलेंस। इसका ओपनिंग क्लोजिंग मुझे पता है। ओपनिंग बैलेंस मुझे अगर मैं देखूं तो 0.5 और 2 मिला के हो गया 2.5, और अगर क्लोजिंग बैलेंस देखूं जो कि गिवन है वो है 4.2 मिलियन। आए जी देखते हैं आगे क्या कहता है। द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू पे 3 ईयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस अपॉन एडमिशन या रीन्यूअल। देखो, जो भी मेंबर आएगा वो आते के साथ ही एडवांस पैसे देगा 3 सालों के, इस बात को आपने याद रखना है। फुल ईयर सब्सक्रिप्शन इज चार्ज फ्रॉम द मेंबर ज्वाइनिंग ड्यूरिंग द ईयर। वो साल के बीच में भी आया तो भाई पूरे पैसे उससे लेंगे, चाहे वो दिसंबर के महीने में क्यों ना आया, हम बोलेंगे भाई पूरे साल के पैसे आपको देने पड़ेंगे और वो पूरे साल के पैसे लैप्स हो जाएंगे। ये इस बेसिकली क्लब की पॉलिसी है। आगे, नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब रिसीव्ड आर एज अंडर। यानी भाई ये जो आपकी सब्सक्रिप्शंस हुई हैं वो ये दी हुई हैं अलग अलग सालों की। यू नीड टू कीप इन योर माइंड दैट आप 2020 में मौजूद हैं। ये यहाँ पे देखें, आपको 2020 का डेटा दिया हुआ है। अच्छा भाई आगे, वो कह रहा है 2018 में 100 मेंबर्स ने मेंबरशिप ली है, चलें, और पर मेंबर 60,000 रुपये देगा, सही है, पर 3 सालों के लिए। ये बात याद रखिएगा, ये 3 सालों का हिसाब किताब है। फिर 140, फिर 160। अच्छा, ये हिसाब किताब चल रहा है अभी तक। ये हमारे लिए फॉर द ईयर के पैसे होंगे, ये बात याद रखिएगा। ये हमारे अब तक के फॉर द ईयर के पैसे होंगे, क्योंकि ये इस साल की बात हो रही है। सर पिछले साल के पैसे, भाई पिछले सालों के पैसे तो पिछले सालों में आ गए होंगे, पर यकीनन आप इस बात को अगर समझ पाएँ, सोच पाएँ, आपको ये नहीं लगता कि जो पिछले सालों में लोगों ने पैसे दिए होंगे तो उसका कुछ एडवांस ओपनिंग में पड़ा हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने 3 साल के पैसे दिए थे। तो हम ये कह सकते हैं अगर 18 में लोगों ने पैसे दिए थे तो 18, 19 कितने साल हो गए, 2 साल। उन्होंने 3 सालों के पैसे दिए तो 1 साल का एडवांस 18 वालों का खड़ा हुआ होगा। 19 की बात करते हैं। 19 में जो लोग आए थे उन्होंने फिर 3 साल के पैसे दिए होंगे, उनका 1 साल लैप्स हुआ होगा। ओपनिंग में 2 सालों के, ओपनिंग में अगेन कह रहा हूं 2 सालों के पैसे एडवांस में पड़े हुए होंगे। तो हम यहां पे अकॉर्डिंगली सर आ जाएं जी, टी अकाउंट बनाते हैं। आ जाएं जी,
ये रहा, हमने कहा ये आ गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ओके जी, ओपनिंग एडवांस की बात करने लगा हूं मैं, ओपनिंग एडवांस। तो हमने कहा सर पहले तो ओपनिंग एडवांस के अंदर आप यहां पे आ जाएं, 100 मेंबर्स 60,000 रुपये के हिसाब से, ये 3 सालों की मेंबरशिप है, तो इनका एक ही साल बचा होगा ओपनिंग के अंदर, मतलब इस साल ये एक जो बचा हुआ ये इनकम बनेगा, क्योंकि इन्होंने पिछले ही 2 सालों के एक साथ बल्कि इस साल के भी मिला के पैसे दे देते थे। अलबत्ता 2 साल लैप्स हो चुके हैं, 1 साल का एडवांस पड़ा हुआ होगा। इसमें प्लस कर देता हूँ सर, जो 2019 में मेंबर्स आए ये हमने कहा 140 इंटू 75,000 हो गया, इसको डिवाइडेड बाय किया मैंने सर 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। सर 2 से क्यों भाई, 19 में एक ही साल लैप्स हुआ है ना, तो मतलब इनका ओपनिंग एडवांस 2 सालों का पड़ा हुआ होगा। चलिए जी, हमने कहा 100 इंटू 60,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, तो ये आ गया हमारे पास कुल मिला के 2 मिलियन। ये आ गया हमारे पास कुल मिला के 2 मिलियन। चलें जी, हमने कहा ये इसका आंसर आ गया 2 मिलियन का, यहाँ पे लिख देते हैं 2 मिलियन, प्लस कर देते हैं इसमें 140 को 75,000 से मल्टीप्लाई किया और हमने डिवाइड कर दिया 3 से, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये आ गया हमारे पास 7 मिलियन। तो कुल मिला के ओपनिंग बन गया हमारे पास 9 मिलियन में रुपीज़ इन 1000 रख रहा हूँ, क्योंकि नीचे अगर मैं देखूँ तो ये तो पूरा रुपीज़ में दिया हुआ है, तो हम चलिए रुपीज़ इन 1000 रख लेते हैं इसको, ताकि ईजी हो जाए। या तो आप अगर चाहें तो जो सवाल की थीम है उसके हिसाब से ही लेके चल सकते हैं, 9 मिलियन रख दिया मैंने, सही, व्हाट्सोएवर यू लाइक आपके हिसाब से। अच्छा भाई आगे, फिर वो कह रहा है कि आपको इस साल 160 लोगों के 90,000 के हिसाब से पैसे रिसीव हुए हैं। हमने कहा सही है भाई, आए देख लेते हैं। हमने कहा मुझे कैश रिसीव हुआ है यहाँ पे 160 इंटू 90,000, और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, 160 इंटू 90,000 का मतलब समझते हो कि ये पूरे 3 साल के पैसे एडवांस में आपको रिसीव हुए हैं। तो आपने कैश डेबिट करके इधर कैश डेबिट करके सब्सक्रिप्शन के नाम पे, कैश डेबिट करके सब्सक्रिप्शन के नाम पे एडवांस में यहाँ पे डाल दिया होगा। सही जी, कैश डेबिट हुआ होगा, ये क्रेडिट हुआ होगा, एडवांस में पैसे डाल दिए जब भी पैसे आए आपके पास, थीम ऐसी है। तो आपने कहा सर ये हिसाब किताब चल रहा है 90,000 के हिसाब से, तो हमने यहाँ पे 90,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 144 यानी 14.4 मिलियन। हमने कहा सर ये आ गया 14.4 मिलियन, सिर्फ ये हिसाब किताब है इनका। अभी क्लोजिंग पे आता हूँ, होल्ड ऑन, अभी आपने आगे भी रीड करना है। वो कह रहा है ड्यूरिंग 2020 यानी इस साल की बात कर रहा है, 10 मेंबर्स ऐसे थे जिनको स्पेशल परमिशन के हिसाब से मेंबरशिप अलाउ हुई थी, बट दे हैड नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन टिल ईयर एंड। उन्होंने साल के आखिर तक सब्सक्रिप्शन पे नहीं की, मतलब इन्होंने फायदे तो ले लिए, इनका अक्रूवल तो बुक हो जाएगा ना, पर अगेन अक्रूवल तो एक ही साल का बुक होगा ना, क्योंकि इस साल का फायदा लिया, स्पेशल परमिशन इनके पास। तो अगर मैं अक्रूवल एक साथ पूरा बुक कर लूंगा तो इनकम ज्यादा बुक हो जाएगी, तो अक्रूवल मुझे सिर्फ 1 साल का बुक करना होगा, ये आपने अपने दिमाग में रखना है। तो मैंने कहा पहले तो मैं यहां आ गया क्लोजिंग रिसीवेबल पे, तो मैंने कहा 10 मेंबर्स ये उनसे हटके, ये आ गया 90,000, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा भाईजान 3 से। सर 3 से क्यों डिवाइड करते हैं भाई? 3 से इसलिए क्योंकि ये 90,000 तो 3 साल के पैसे हैं ना, और अगर मैं 1 साल का बेनिफिट निकालना चाहूं तो सर वो इनका मिला के आ जाता है 0.3 मिलियन। 0.3 मिलियन अगेन 10 इंटू 90,000 डिवाइड बाय 3, एंड अगेन डिवाइडेड बाय 3 इसलिए क्योंकि इनसे रिसीवेबल सिर्फ 1 साल का अक्रूवल बुक कर रहा हूं, 1 साल का, ताकि इनकम भी सिर्फ 1 साल की आ जाए, बैलेंसिंग फिगर। तो हमने कहा 0.3 मिलियन। आगे देखिएगा, वो कह रहा है आफ्टर ईयर एंड, ईयर एंड के बाद ये पता लगा 5 और लोग ऐसे थे, 5 more members informed that they had paid 3 years subscription amount in 2020. It was found out that the amount was misappropriated by the accountant. तो सर पहले तो ये बात है ना
कि इन्होंने भी पैसे दिए थे तो इनकी भी इनकम तो बुक होगी ना, भले पैसे गायब हो गए तो वो लॉस बुक होगा, पर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन तो ये पे करके गए ना। तो ये जो हमारे कितने लोग हैं, ये 5 हैं, 5 मेंबर्स ने 90,000 के हिसाब से, 5 मेंबर ने 90,000 के हिसाब से यहाँ पे किया था और ये आ गया 0.45 मिलियन। तो अगर मैं कुल मिला के देखूँ तो मेरे पास जो सब्सक्रिप्शन की रिसीट आई है वो कुल मिला के 14.5 14.4 है और ये आ गया, तो कुल मिला के 14.95 आता है। तो हमने यहाँ पे 14.95 का जो भी हिसाब किताब है वो कैश में डाल दिया। अगेन मैं बता देता हूँ, यूँ कह लें आप कि 165 लोगों ने 90,000 दिए हैं, 165 लोगों ने आपको 90,000 दिए हैं और हमने देख लिया 14.85 है, सॉरी अच्छा हुआ देख लिया हमने 14.85, ये आपके टोटल पैसे रिसीव हुए हैं 14.85, सही है जी, ये हिसाब किताब है सारा। अच्छा भाई आगे, अच्छा भाई अब हम कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग एडवांस, जो कि इस साल की इनकम में शुमार नहीं है। देखें कुछ एडवांस तो ओपनिंग से चलता हुआ आएगा, और अब अगर मैं आपको बता पाऊँ ये वाले तो क्लोजिंग में नहीं आएंगे, ये वाले तो क्लोजिंग के अंदर नहीं आएंगे, रीज़न बीइंग कि इस साल इनकम बन के खप जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा ही है। ये हिसाब किताब तो इनका चलेगा, ये हिसाब किताब तो इनका चलेगा ना कि ये तो ख़त्म हो गए, ये तो बस जो होना था हो गया। चलें जी आगे, अब हमने कहा ये जो हैं 140, सर 140 ने जो पैसे दिए हुए थे आपको 75,000 रुपये के हिसाब से डिवाइडेड बाय 3 × 1, इनका एक साल का हिसाब किताब बचा हुआ होगा। इसमें सर मैं प्लस कर दूं, ये जो आपको 165 इंटू 90,000 डिवाइडेड बाय 3 × 2, सर आपने वो 5 को अलग से क्यों ले लिया भाई, वो देके तो चले गए, वो बेनिफिट अब अगले 2 साल और लेंगे। ये आपकी बल्ली है कि आपका पैसा गायब हुआ है, तो वो देखते कितना टोटल लॉस हुआ है, जिसमें ये भी शामिल होगा, ये बात याद रखिएगा। आगे तो हमने कहा 165 को अगर मैं 90,000 से मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड बाय 3 करूं, मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, तो हमने कहा कि सर इसका आंसर जो मिलियंस में आता है वो आता है 9.9। सिर्फ याद दहानी के लिए, और 140 इंटू 75,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 करूं तो यह आता है 3.5। तो अगर मैं 3.5 मिलियन और 9.9 मिलियन को प्लस करूं तो मेरे पास आता है 13.4 का अमाउंट, ऐसा ही है। तो हमने कहा कि हम यहाँ पे एक बार रीचेक कर लें, 13.4 एग्जैक्टली, तो हमने कहा 9.9 प्लस 3.5 ये हो गया 13.4 का अमाउंट। तो सर हमने कहा आए जी इनकम निकालते हैं, 9 मिलियन ओपनिंग एडवांस है जो इस साल इनकम बनेगा, फिर हमने 14.4 और प्लस 0.45 किया, 0.3 किया अक्रूवल, और हमने देखा कि 13.4 तो अगले साल जाएगा, तो हमारी इनकम इस साल की कितनी आ रही है। हमने कहा कि सर हमारी इनकम आ रही है सब्सक्रिप्शन इनकम, जो बैलेंसिंग फिगर निकाली हमने वो आ रही है सर हमारी 10.75, ये हिसाब किताब आ गया। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि इसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी कोई इतना आसान नहीं था, इसमें सोचने की चीज़ें बहुत सारी थी। अच्छा भाई, तो सर क्या ये बैलेंस शीट में चला जाएगा? यस, ये भी बैलेंस शीट में चला जाएगा, और वो ओपनिंग तो 9 मिलियन ओपनिंग बैलेंस शीट से आएगा, जब ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड निकालोगे तो उसका ख्याल रख लेना। चलिए जी आगे, फिर मैंने कहा सर इसकी एडजस्टमेंट हो गई, इसकी एडजस्टमेंट हो गई, आए आगे चलते हैं। CGC had received a donation of rupees 8 million in 2019 to meet the repair and maintenance expenditure of its golf club. Out of total donation, the club has spent 2.2 million
एंड रुपीज 2.8 मिलियन इन 2019 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब समझने की बात यह है कि अगर मैं अज्यूम करूं ये डेफिल मेथड है, क्योंकि इसमें इसने स्पेसिफिक फंड में डाला हुआ है, क्योंकि डेफिल मेथड में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें सवाल ने कहा भी नहीं है कि ये डेफिल मेथड है, तो टेक्निकली ये स्पेशल फंड है। तो स्पेशल फंड में अगर पैसा जाता है तो खर्चा भी स्पेशल फंड से होता है। मैं दोनों कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उसमें आपको। अगर ये, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ये डेफिल मेथड होता तो आपको ये जो 8 मिलियन है जो 2019 में मिले थे, इसमें से 2.2 2019 में इनकम बन चुका होता, तो आपके पास ओपनिंग डेफर्ड जो मौजूद होता वो 8 माइनस 2.2 होता, दैट बिकम्स 5.8 मिलियन। ये ओपनिंग डेफर्ड लाइबिलिटी में आ रहा होता, और फिर इसमें से आप इनकम बनाते 2020 की, इसी में से। तो 2020 की इनकम कितनी बनती है वो उसने खुद दी हुई है 2.8, तो आपके पास कितना बच जाता? 5.8 में से मैं 2.8 निकाल दूं अगर, तो मैंने कहा 3 मिलियन बच जाता डेफर्ड के अंदर। तो ये सारा हिसाब किताब होता अगर आप कौन से मेथड पे होते, डेफिल मेथड पे, तो उसको मैं ऊपर ही ले आया। बात समझ आती है? अगेन, और अगर उसको फंड वाइज देखते हो, फंड के हिसाब से देखते हो, तो वेल एंड गुड, फेयर इनफ, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये फंड में पड़ा होगा, स्पेसिफिक फंड, और खर्चा भी वहां से हो रहा होगा, उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोई भी ताल्लुक नहीं है। अच्छा भाई, फिर वो कहता है कि CGC, अच्छा तो इसका क्या कैश पे इंपैक्ट होगा? नहीं सर, कैश ये पिछले साल मिल चुका होगा, दैट्स इट। आगे फिर हमने कहा CGC स्टार्टेड परचेजिंग गोल्फ किट्स इन 2020 फॉर सेल्स एज वेल एज फॉर रेंटल पर्पसेस, यानी इसने गोल्फ किट खरीदना शुरू की 2020 में, यानी ओपनिंग कुछ भी नहीं होगा। और इसने कहा कि भाई उसमें से मैं कुछ बेचूंगा गोल्फ किट, यानी जो ऐसी बात है, ये आपके सामने गोल्फ क्लब है ना, तो वहां पे आके लोग फुटबॉल तो नहीं खेलेंगे, गोल्फ ही खेलेंगे, तो गोल्फ के लिए उनको स्टिक चाहिए होगी, तो या तो स्टिक बेचेगा या तो रेंट पे देगा खेलने के लिए, ऑब्वियसली। आगे तो हमने ये कहा कि भाई ये जो CGC ने गोल्फ किट परचेज करना शुरू की, या तो सेल के लिए या तो रेंट पर्पस के लिए। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे IS 16 रिकैप करना पड़ेगा, IS 16। अगर हम कोई नॉन करंट एसेट रेंटल पर्पस के लिए रखते हैं तो वो PPE में आता है। अब एक बच्चा बेवकूफ़ घर पे बैठ के ये सोच रहा होगा कि रेंटल के लिए जब रखते हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी होती है। अगर नॉर्मल इक्विपमेंट्स आपने रेंट आउट करने के लिए रखे हुए होते हैं तो वो आपके ऑपरेशंस में ही एक पार्ट है ना उसका, तो वो आप उसको टेक्निकली PPE में रखते हैं रेंटल पर्पस के लिए, ना कि बेचने के लिए। तो जो बेचने के लिए रखा हुआ है वो इन्वेंट्री, और जो रेंटल के लिए रखा हुआ है अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, वो आपका आता है PPE में। याद रखिएगा, ये PPE की डेफिनेशन जाके देखेंगे IS 16 के स्कोप में, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। फिर वो कह रहा है 20% ऑफ द परचेजेस वर अनपेड एट ईयर एंड। अच्छा भाई, वो कह रहा है 20% ऑफ परचेजेस वर अनपेड, तो टोटल परचेजेस कितनी है पहले देखते हैं ना। वो कह रहा है सम ऑफ द रिसीट्स एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोस। हमने कहा गोल्फ किट परचेज पहले देख लेते हैं, वो ये रही, ये आ रही गोल्फ किट की परचेजेस 4.8 मिलियन। आ जाएं जी। तो हमने कहा सर अगर मैं यहाँ पे इस पे यहाँ पे डैश लगाऊं और मैं बात कर लूं यहाँ पे गोल्फ किट परचेज, तो हमने कहा पहले तो ये देख लो कि गोल्फ किट की पेमेंट कितनी है। हमने कहा पेमेंट फॉर गोल्फ किट कितनी आ रही है भाई? 4.8 मिलियन। इसको हमने डिवाइड किया 80% से, तो हमें ऑल टुगेदर जो अमाउंट मिलेगी वो गोल्फ किट की परचेजेज हैं। सही है जी। क्यों? क्योंकि आपको कैसे पता 80% से 20% वो कह रहा है पे नहीं हुआ, तो ये तो पेमेंट देख रहे हैं ना आप, ये तो पेमेंट देख रहे हैं आप। तो पेमेंट का मतलब ये है कि ये पेमेंट है, इसमें से 20% पे नहीं हुआ, तो टोटल तो ज़्यादा खरीदा होगा ना 100%, तो ये 80% को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कहा अगर मैं इसको 80 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करूं तो ये हो गया सर 6 मिलियन, ये आ गया। अब इसके हिस्से बनाए। अब मैंने कहा कि सर 6 मिलियन में से
6 मिलियन में से यहाँ पे देखते हैं, 6 मिलियन में से वो कह रहा है 2/3 ऑफ द गोल्फ किट परचेज मेड एडेड डायरेक्टली टू द, बल्कि हम आगे निकल गए, made in 2020 had been added to the inventory of golf kits for sale and remaining had been added directly to golf kit for rent। यानी कुछ पीपी में चला गया और कुछ इन्वेंट्री में चला गया। आ जाएं, हमने कहा इसके दो हिस्से बना दें सर, इसके दो हिस्से बना दें, एक बना दें 2/3। अच्छा 6 मिलियन का 2/3 होता है 4 मिलियन, ये स्टॉक में चला गया परचेजेस में, सही जी, ये स्टॉक में चला गया परचेजेस में। और सर फिर जो इसका 1/3 है सर वो चला गया आपका 2 मिलियन पीपी में अलग से। चलें, अब आपको ये बात पता है कि पीपी में गया तो ये डेप्रिशिएट भी होगा, एग्जैक्टली और फिर डेप्रिशिएट होकर कुछ बचेगा वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। तो ये हिसाब किताब है, अगेन अ वेरी टफ वन। आए देखते हैं। फिर हमने कहा कि अगर मैं इन्वेंट्री का अकाउंट बनाऊं, अगर मैं इन्वेंट्री का अकाउंट बनाऊं मेरे बच्चों, यहाँ पे स्टॉक का, वो भी गोल्फ किट। अच्छा जी, तो गोल्फ किट जो इन्वेंट्री का अकाउंट है आपके पास, उसका ओपनिंग बैलेंस 0 है, परचेजेस आपके पास कितनी आ रही हैं सर, 4 मिलियन की। क्या सर सारा बिक गया? नहीं, लेट्स सी, देखते हैं सवाल के अंदर। बिल्कुल ये तो खत्म हो जाएगा अभी फौरन, उसके बाद ये की तो एडजस्टमेंट है आगे। फिर हमने कहा गोल्फ किट आर सोल्ड फॉर कैश एट अ कॉस्ट प्लस 40%। हम ये कह रहे हैं कैश। अच्छा पहले तो मुझे कैश से याद आया कि 4.8 मिलियन तो पहले यहाँ पार्क करो ना, गोल्फ किट के जो पैसे हैं 4.8 मिलियन, ये तो पहले यहाँ पार्क करो ना। अब जिसके पीपी में गया, इन्वेंट्री में गया, वो तो डेबिट साइड है ना, क्रेडिट तो कैश हुआ है। चलें, ये यहाँ से हटा दिया हमने। अब वो कह रहा है कि जो भी मैं बेचूंगा उस पर 40% का मार्कअप लगाऊंगा। वो भी देखते हैं, पहले देखो बेगा कितना है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द गोल्फ किट फॉर सेल अमाउंट इज 1 मिलियन। चलें जी, हमने बोला कि भाई क्लोजिंग वो बताने लगा है कि 1 मिलियन है गोल्फ किट का क्लोजिंग। अच्छा तो दैट मीन्स कि COGS कितना रहा, COGS कितना रहा भाई, COGS हो गया सर 3 मिलियन। अच्छा अब मैं 3 मिलियन के ऊपर 1.40 करूं, 3 मिलियन के ऊपर 1.40 करूं तो ये आ गया सर 4.2 मिलियन की सेल्स। एंड यू नो द फैक्ट कि ये जो 4.2 मिलियन की सेल्स है ये कैश है। तो यहां पे हम लिखेंगे सेल ऑफ गोल्फ किट, सेल ऑफ गोल्फ किट, ये आ गया 4.2 मिलियन। तो जो खरीदा था वो है ना 4.8, वो तो खरीदे हुए चला गया। अच्छा फिर अगर मैं सेल्स में से COGS माइनस कर दूं तो मेरे पास 3 मिलियन ये माइनस हो गया। तो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 4.2 माइनस 3, ये आ गया 1.2 मिलियन। ये आ गया प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ गोल्फ किट। बात समझ आती है? तो ये हिसाब किताब हो गया। अच्छा आगे देखें क्या कहता है वो। आगे वो ये कह रहा है, ये डिसाइड हुआ कि ट्रांसफर करना चाहिए हाफ ऑफ दीज किट्स, यानी ये जो 1 मिलियन बच गए, देखो क्या है ना, इट वाज डिसाइडेड टू ट्रांसफर हाफ ऑफ दीज किट्स, यानी जो क्लोजिंग में बचा हुआ है उसका हाफ जो है वो गोल्फ किट फॉर रेंट में चला जाएगा एट 30% ऑफ दियर ओरिजिनल कॉस्ट, एट 30% ऑफ दियर ओरिजिनल कॉस्ट। यानी वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, बात समझिएगा, वो क्या ये रहा है कि ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी बची हुई है ना, ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी बची हुई है, इसका हाफ दैट मीन्स के 0.5 मिलियन आप उठा के कहाँ फेंक दें, PPE में फेंक दें रेंट के लिए, क्योंकि आप इसको बेचेंगे नहीं।
बट जो पीपी में फेंक रहे ना इसका भी 30%, इसका भी 30%। तो यानी सर पहले तो ये बात समझ आती है, पहले तो ये बात समझ आती है कि मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि इन्वेंट्री का कितना क्लोजिंग होगा 0.5, और यहाँ से प्लीज़ सुनिएगा, यहाँ से मैं निकालूंगा, यहाँ से जो मैं निकालूंगा मैं फेंकूंगा उसको पीपी में, सही ना, क्योंकि आधा हो गया ना। तो आप इस अकाउंट में यूं कहना 4 मिलियन था, 3 मिलियन भेज दिया, 0.5 मैंने इसी में से मजीद इसमें से पीपी में फेंकने लगा था, तो मुझे याद आया कि उसका 30% ज़्यादा, देख लें यकीन नहीं आ रहा तो ये लिखा हुआ 30% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। सर बाकी क्या होगा? सर बाकी लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसने कुछ बोला ही नहीं है। तो अगर 0.5 मिलियन वो यहाँ से निकाल रहा है और 30 मिलियन मानिए 30% वहाँ पे डाल रहा है, तो टेक्निकली बाकी का वो कह रहा है कि भाई मेरी ज़ाया हो गई है वो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो आ गया लॉस। तो हमने कहा जो 0.5 मैंने यहाँ से निकाला उसका 30% कितना आता है? 0.5 का 30% 0.15, और जो बाकी बच गया 0.35 वो लॉस हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर आप 4 में से 3 में से 0.15 और 0.35 माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली आपका 0.5 बनता है। यानी अब ये जाएगा बैलेंस शीट में, अब ये वाली अमाउंट जाएगी बैलेंस शीट में। तो उसमें ये गेम भी की हुई थी एग्जामिनर ने। अच्छा भाई, अब हम आते हैं पीपीई पे, अब हम आ गए गोल्फ किट पे। पीपीई में जो गोल्फ किट पीपीई में पड़ी हुई है, ओपनिंग तो ज़ीरो है, सही है। और हमने कहा था डायरेक्ट जब परचेज किया था तब कितनी लाए थे? 2 मिलियन। लेट अस चेक, ये रहा 2 मिलियन लाए थे। अच्छा सर 2 मिलियन पे डेप्रिसिएशन भी बुक होगा? 2 मिलियन पे 15%। अच्छा जी ये देखें, 2 मिलियन पे अगर आप 15% कहते हैं, वो ये रहा सर, यहाँ से आ रहा है, सही है जी, ये रहा। तो हमने कहा 2 मिलियन पे 15% कितना बनता है भाई? 2 मिलियन पे 15% बनता है 0.3। अच्छा सर फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र भी तो हुआ है, ट्रांसफ़र भी तो हुआ है सर, ट्रांसफ़र हुआ है आपका 0.15 मिलियन ट्रांसफ़र फ्रॉम इन्वेंट्री। सर इसको क्यों नहीं डेप्रिशिएट किया? साल के आखिर में हुआ है, साल के आखिर में हुआ है, क्या डेप्रिशिएट करूँगा? तो इस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं बनता। 2 + 0.15 माइनस 0.3, तो हमने कहा हमारे पास क्लोजिंग जो आ गया 1.85 मिलियन आ गया, जो पीपी के नाम पे कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में। तो सर वो जो आपने वहाँ से निकाला था ये 0.35, ये कहाँ जाएगा सर? ये स्ट्रेट जाएगा पीएनएल में, ये स्ट्रेट जाएगा पीएनएल में, ये स्ट्रेट जाएगा पीएनएल में एज अ लॉस। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी, आई होप आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। ये स्ट्रेट पीएनएल में एज अ लॉस जाएगा, एंड आई होप आपको ये बात क्लियर है। तो हमने कह दिया कि भाई आपके पास सेल ऑफ गोल्फ किट से आपके पास 0.2 आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, ये सारी चीज़ें एक एक करके, और हमने एक डेप्रिसिएशन ये निकाल लिया। अच्छा फिर इसी सवाल में वो ये कह रहा है कि आपके पास रेंट ऑफ गोल्फ किट आ रहा है, यानी ये भी एक इनकम है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ना कि ये स्ट्रेट इनकम है। ओके, रेंट ऑफ गोल्फ किट मतलब मैंने बोला था ना कि मैंने रेंट पे देने के लिए रखी हुई, तो ये रेंट आ गया ना उसका। अच्छा एनुअल इंश्योरेंस पेड टिल, अच्छा ये अब इंश्योरेंस एक्सपेंस है, पर इसमें से प्रीपेड भी आ रहा होगा, कैसे निकालेंगे प्रीपेड? 660 जो भी आपके पास आ रहा है, सही है जी। तो अगर मैं 660 को 6,60,000 को मैं डिवाइड कर दूं 1 मिलियन से, तो 0.66 मिलियन हो गया, एग्रीड। 0.66 मिलियन में से आप मुझे बताएं कि अगर ये 12 महीने का है तो अप्रैल तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो इसमें से जो 4 महीने हैं आपके, जो 4 महीने हैं आपके 0.22, इसमें जो 4 महीने हैं आपके 0.22 वो कहाँ रहेंगे? प्रीपेड में। तो इसमें से अगर ये निकाल दें तो बाकी आपका एक्सपेंस हो गया ना, बाकी आपका एक्सपेंस हो गया। अच्छा जो बाकी आपका एक्सपेंस हो गया, तो 0.66 माइनस 0.22
तो 0.44 का आपके पास इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया, ऐसा ही है भाई। अच्छा, और जो रेंट ऑफ गोल्फ किट है, ये जो रेंट ऑफ गोल्फ किट है आपका, ये जो रेंट ऑफ गोल्फ किट है आपका, ये भी तो कैश में डाले ना। रेंट ऑफ गोल्फ किट कितना आता है भाई? ये 650 को अगर मैं 1 मिलियन से डिवाइड कर दूं तो 0.65। अब क्योंकि हमने मस्ती की है कि हम सारा इसके हिसाब किताब से कर रहे हैं, और हमने कहा इंश्योरेंस, अब ये पूरा पे हुआ है ना, पे तो पूरा हुआ है, तो पूरा पेमेंट कहाँ जा रहा है? 0.66 मिलियन। आई होप ये यहाँ तक क्लियर है। सारी पेमेंट्स अब तक हमने पार्क कर ली हैं खरीदने बेचने की। एनुअल इंश्योरेंस हो गया, गोल्फ किट की परचेजेस हो गई, आई थिंक मैं बिल्कुल पार्क कर चुका हूँ, ये हो गया। अच्छा, अब सैलरीज आ रही हैं इंक्लूडिंग 350 फॉर 2019, यानी पिछला भी सेटल हुआ है। तो मुझे बताओ सैलरी तो यहाँ से तो पूरी जाएगी ना, सैलरीज पेड। अब वो सेटलमेंट पिछले साल की है, वो तो अभी अकाउंट्स में देखते हैं, पर हमने कहा ये आ रही है 2.8 मिलियन। तो अगर मैं यहाँ पे सैलरी का हिसाब किताब करूँ मेरे बच्चों, सैलरी का, तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास 2.8 मिलियन है और 350 पिछले साल का है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 2.8 मिलियन में से सैलरी पेड में से ओल्ड जो सेटल हो रहा है, वो तो लायबिलिटी ख़त्म हो रही है ना, लायबिलिटी ख़त्म हो रही है। तो हमने कहा मैं यहाँ से 0.35 माइनस कर दूंगा, तो एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा, एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा। तो 2.8 में से मैंने 0.35 माइनस कर दिया, तो 2.45 पर अगेन पेमेंट तो पूरी होगी ना, अगेन पेमेंट तो पूरी होगी मेरे बच्चों, ये बात समझ आती है, पेमेंट तो पूरी होगी ना। तो अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे सैलरी एक्सपेंस हैं, तो 2.45 आ गया, यहां तक क्लैरिटी। और ये जो है 2.8 मैंने पार्क कर दिया, और यहां पे आ रहा है अदर एक्सपेंसेस, यहां पे आ रहा है अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि ये भी पेमेंट्स में ही आ रहा है। तो हम कहेंगे ये 2.32 मिलियन। चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई बिलीव कि हमने सारे डेबिट्स एंड क्रेडिट्स पार्क कर लिए हैं। नाउ इट्स अ टाइम टू आइडेंटिफाई द लॉस। और देखो ये क्या कह रहा है, हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, कोई भी कैश पॉलिसी अगर कैश की चोरी होगी तो हमें 2 मिलियन तक रिकवर हो जाएगी, तो वो इसकी हमारी इनकम बन जाएगी ना, जितना भी लॉस होगा उसमें से 2 मिलियन हम उससे रिकवर कर लेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। पर वी नीड टू सी कि क्या हमारा लॉस 2 मिलियन हुआ है या नहीं हुआ, और नहीं भी हुआ, अगर 1 मिलियन भी हुआ है तो रिकवरी हो जाएगा ना, पहले यहाँ लॉस तो बुक होगा ना। अगेन लेट अस सी के लॉस है कितना, लेट अस सी के लॉस है कितना हमारे पास। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर सामने रख लेते हैं, हम यहाँ पे अपना कैलकुलेटर सामने रख लेते हैं। तो हमने कहा 2.5 ओपनिंग था, 14.85 आप प्लस कर रहा हूँ मैं, प्लस 4.2 आपने प्लस किया, 0.65 आपने प्लस किया, माइनस 4.8 किया, माइनस 0.66 किया, माइनस 2.8 किया, माइनस 2.32 किया। तो आपके पास यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, साइड में लिख रहा हूँ कि 11.62 का बैलेंस होना चाहिए, 11.62 का बैलेंस आपके पास होना चाहिए। अच्छा भाई, 2.8 हो गया, 0.66 हो गया, 4.8 हो गया, एवरीथिंग इज पार्क्ड, एवरीथिंग इज पार्क्ड। हम ये कह रहे हैं 1 2 3 4 और 5, हमने भी अगर मैं देखूं तो हमने यहाँ पे सैलरीज पेड, अच्छा हमने यहाँ पे अगर हम देखें, हमने यहाँ पे देखें तो एक चीज़ शायद मिस की है यहाँ पे पेमेंट के अंदर, और वो पेमेंट हमारी आ रही है, ये डोनेशन वाली पेमेंट हुई है ना 2.8 मिलियन की, ये रहा ना, देखो ये रहा, वो कह रहा है ना कि आउट ऑफ द क्लब स्पेंड, तो ये भी तो स्पेंड हुआ है ना, तो ये 2.8 मिलियन हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा हुआ ये देख लिया, अदरवाइज हमारा लॉस गलत आता। तो हमने कहा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अच्छा तो हमने कहा यहाँ पे जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ रहा है
वो कितना आ रहा था भाई हमारे पास, सवाल में जाके देखते हैं तो वो आ रहा है हमारा 2.8 मिलियन। देख लेते हैं टोटल डोनेशन क्लब स्पेंड 2.2, ओके 2.8 मिलियन। तो हम ये कह सकते हैं सेफली, हम ये कह सकते हैं सेफली कि 2.8 मिलियन इसमें से और माइनस कर दें, तो आपने कहा 8.82 हो गया। 8.82 हमारे पास सारी चीजें रिकॉर्ड्स के हिसाब से कोई गबन नहीं हुआ हुआ, सारी चीजें ये होना चाहिए। बचा हुआ कितना है 4.2, 8.82 माइनस 4.2 इफ आई लुक एट इट, तो मेरे पास जो लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है वो आ रहा है 4.62 का। ये वो पैसा है जो चोरी हो चुका है और जब मैं क्लोजिंग से टैली कर रहा हूं तो मुझे मैच नहीं हो रहा। अलबत्ता इसके अगेंस्ट में मैं एक रिसीवेबल बुक करूंगा, इसके अगेंस्ट में मैं रिसीवेबल बुक करूंगा और मैं बोलूंगा इंश्योरेंस रिसीवेबल डेबिट और इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट 2 मिलियन तक, क्योंकि वो मुझे, मैंने पॉलिसी ली हुई है, मैं क्लेम करूंगा यार, मेरा नुकसान हो गया तो मुझे इस हद तक रिकवरी हो जाएगी। तो मेरा नेट लॉस जो है इन दोनों का नेट होगा 2.62 होगा टेक्निकली। अच्छा भाई, अब अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाऊं अगर मैं, तो इनकम के अंदर आपने कहा सबसे पहले आप पार्क कर लें सर सब्सक्रिप्शन इनकम। अच्छा मैं सवाल में गया, हमने कहा सर सबसे पहले ये आ रही थी 14.85, ये मैंने पार्क कर ली। अच्छा भाई, फिर मैंने कहा सेल ऑफ गोल्फ किट, यहाँ पे पूरा लिखते हैं इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गोल्फ किट। अच्छा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गोल्फ किट कितनी आ रही है 1.2 मिलियन। फिर हमने कहा रेंट ऑफ गोल्फ किट। अच्छा हम गए तो हमने कहा कि भाई रेंटल तो सीधा सीधा था ना हमारे पास 0.65, ऐसा ही देखो कैश में भी आ रहा था ना 0.65, तो हमने कहा ये आ गया 0.65 मिलियन। तो अब अगर हम ऑल टुगेदर अपनी इनकम को कैलकुलेट कर लें 14.85 इफ आई एम नॉट रॉन्ग और 1.2 और 0.65, तो हमारे पास ये आ गया 16.7 मिलियन की इनकम। अब हम आते हैं सर एक्सपेंसेस पे। अच्छा, और याद रखिएगा जो डोनेशन के लिए मैंने खर्चा किया ना, ये वाला ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिर अल्लाह भला करे, ये वाला रिपेयर एंड मेंटेनेंस जिसके लिए डोनेशन आई थी मेरे पास, ये फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो डोनेशन पड़ा हुआ था इसको फिर मैं फंड से ही लेके जाऊंगा। यानी ये एक्सपेंस तो बुक हुआ है मेरा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, फिर इसका जो डेफर्ड पड़ा हुआ है उसकी मैं फिर इनकम भी बुक करूंगा, और मैं या तो पीएल में बुक करूंगा या फंड में, अप टू यू। अगर डेफल समझ के चल रहे हो तो इनकम ऊपर बुक करनी चाहिए थी आपको, अगर फंड वाला लेके चल रहे हो तो फिर फंड में इसकी, पर इसका खर्चा भी फिर कहां से होगा, फंड से, फिर पीएल में नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। खर्चा भी फंड से और इनकम तो वहीं चल रही है ना, तो वहीं से ही स्पेंडिंग हो रही है, दैट्स इट। वापस बता रहा हूं, अगर डेफर्ड में रखते तो डेफर्ड में इसकी इनकम बुक होती है और एक्सपेंडिचर अलग बुक होता, नेट हो जाता। फंड में लेके चल रहे हो तो बस फंड से पैसे जाएंगे और वहीं एक्सपेंस बुक हो जाएगा, दैट्स इट। दो चीजें करने की नीड नहीं है। तो अगर हमने इसको डेफर्ड में नहीं रखा हुआ, वापस से रिपीट करता हूँ ईजीनेस के लिए, देखो अगर आप इसको डेफर्ड लेके चल रहे होते हैं ना, तो आप अगर ये खर्चा करते तो आपका ये खर्चा एक्सपेंस में आता, फिर वो डेफर्ड उतने से रिवर्स होकर इनकम एक्सपेंस नेट हो जाता। तो मैंने यहाँ पे इनकम नहीं दिखाई है इसमें, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको फंड मान रहा हूँ, सेपरेट फंड, क्योंकि उसने लिख के नहीं दिया कि ये डेफल मेथड है। अगर डेफल मेथड होता मेरे बच्चों तो मैं क्या करता, मैं सिंपल डेफर्ड को अलग चलाता और उसके एक्सपेंसेस को अलग। तो जो मैंने एक्सपेंस के लिए पैसे अखराजात किए थे 2.8 मिलियन, तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट होता, सही है, और मेरे पास कैश क्रेडिट होता जो ये हुआ है, और फिर मैं एट द सेम टाइम डेफर्ड इनकम बुक करता और डेफर्ड को रिवर्स कर देता, यानी डेफर्ड इनकम क्रेडिट और डेफर्ड डोनेशन डेबिट हो जाता रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला, तो फिर वो ऑफसेट होकर जीरो ही हो जाता। पर मैं यहाँ पे फंड का मसला कर रहा हूँ, तो मुझे इनकम नहीं बुक करनी, फंड में पैसा बराबर फंड से यूज होगा, कहानी वहीं खत्म हो जाएगी, वहीं किल हो जाएगी। एग्रीड, बात समझ आ रही है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, अगेन कह रहा हूँ कि डेफल मेथड है। डेफल होता, वापस तीसरी बार बता रहा हूँ,
एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 2.8 मिलियन से नीचे एक्सपेंस आ जाता, इधर नीचे एक्सपेंस आता, फिर ऊपर उसकी डेफर्ड रिवर्स होकर इनकम बुक हो रही होती। बट अभी हम ऐसा नहीं कर रहे, हम सीधा फंड से माइनस कर लेंगे जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा भाई, अब हमारे पास यहां पे आप देखेंगे 25 मिलियन का एक और बुक वैल्यू दी हुई है अलग से। तो 25 मिलियन का 15% कितना बनता है? 25 मिलियन का 15% बनता है 3.75। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन। अच्छा भाई, तो आपने कहा कि एक तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करेंगे 3.75, बस ये आखिरी है 3.75 ये हो गया और 0.3 ये हो गया, तो ये हो गया 4.05 का आपका टोटल डेप्रिसिएशन। 4.05 का आपका टोटल डेप्रिसिएशन। ओके, फिर आपने कहा कि सर इसमें से मैं अगर मैं सीधे वाले एक्सपेंसेस देख लूं पहले, तो गोल्फ किट परचेज तो नहीं हो सकता, COGS हमने ऊपर ले लिया है। इंश्योरेंस एक्सपेंस 0.44, हमने कहा इंश्योरेंस एक्सपेंस 0.44। अच्छा भाई, फिर आपने कहा सैलरी एक्सपेंस कितना है? 2.45। हमने कहा सर सैलरी एक्सपेंस आ गया 2.45, हमारे पास सैलरी एक्सपेंस आ गया 2.45, सही है जी। ओके, फिर हमने कहा लॉस ऑन गोल्फ किट, याद है आपने वहां से भेजा था तो आपको लॉस हुआ था, ये था 0.35 का, 0.35 मिलियन। चलें, अब हमने कहा कि सर क्या आपके पास कोई अदर एक्सपेंडिचर्स हैं? ये रहे अदर एक्सपेंसेस थे 2.32 के, सीधे अदर एक्सपेंसेस 2.32, नेट लॉस ऑन डिफॉल्केशन, जो पैसे चोरी हुए हैं उस पर नेट लॉस कितना है भाई? वो हमने देखा था ना आपके लिए भी, ये रहा 4.62 का लॉस है। आपने इंश्योरेंस इनकम बुक की हुई है तो वो हो गया 2.62, नेट लॉस 2.62, सही है जी। यहाँ पे मैं चाहो तो कैलकुलेशन भी करके दे सकता हूँ। 4.62 माइनस 2 मिलियन, 4.62 माइनस 2 मिलियन, ये आ गया हिसाब किताब। एग्रीड? चलें जी, ये भी बात हो गई। अच्छा भाई, अब अगर हम देखें, हमारे पास सवाल में कुछ रहना नहीं चाहिए, ये हो गया, अदर एक्सपेंसेस हमारे हो गए, सैलरीज हो गई। ओके, तो अब हम अगर इसको प्लस करें 4.05, सही है, 0.44, 2.45, 0.35, ओके 0.35 को 2.23, ये 2.32 है। ओके, और हमारे पास 2.62, तो ये आ गया 12.23 के टोटल एक्सपेंडिचर, 12.23 के टोटल एक्सपेंडिचर। अच्छा भाई, फिर हमने 16.7 मिलियन में से 12.23 माइनस किया, तो हमारे पास जो सरप्लस आता है, वो आता है कोई 4.47 का, 4.47 का। अच्छा भाई, अब अगर हम ज़रा ये देख लें एक बार कि हमारी जो सब्सक्रिप्शन इनकम है, क्या हमने वो सही ली है? नहीं, सब्सक्रिप्शन इनकम हमने 10.75 लेनी है यहाँ पे, ये हमारा मसला हुआ है 10.75, वो हमने कैश ले लिया था गलती से। अच्छा भाई, ये आ गया 10.75 प्लस 1.2 और 0.65, तो ये आ गया 12.6 मिलियन। और 12.6 मिलियन में से अगर मैं 12.23 माइनस करूं तो मेरे पास आता है 0.37, ये आ गया हमारे पास 0.37 मिलियन का सरप्लस। और इसकी बैलेंस शीट के लिए आपको क्या चाहिए होगा सर? ओपनिंग अक्यूमुलेटेड
फंड, तो ओपनिंग अक्यूमुलेटेड के लिए आपके पास फिक्स एसेट मौजूद हैं 25 मिलियन के, जो अभी हमने देखे थे। सही जी, ओपनिंग एसेट से ढूंढना है ना तुम्हें। और आपके पास 2.5 का कैश एंड बैंक मौजूद है, कैश एंड बैंक 2.5 मिलियन का। अच्छा भाई, ये हिसाब किताब हो गया आपके पास। अच्छा, अब जब आप आगे आते हैं तो आपके पास लाइबिलिटी भी आ रही है 0.35 की, वो लाइबिलिटी के वक्त पे देखते हैं। बट अलबत्ता आपके पास अगर हम एसेट वाइज देखें तो आपके पास एसेट्स में आई डोंट बिलीव कि इसके अलावा कुछ है, तो यही दो हैं। तो आपने कहा कि यार मैं अगर सिंपल एसेट्स का सम करूं तो ये हो गया 27.5 मिलियन। फिर आपने कहा आपके पास एडवांस सब्सक्रिप्शन थी ओपनिंग, वो आपने निकाली हुई है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, 9 मिलियन की, उसको आप कटा दें यहाँ से 9 मिलियन। अच्छा, फिर आपने कहा ओपनिंग सैलरी पेबल कितना था आपके पास 0.35, चेक कर लेते हैं जाके। ये रहा, ये मैंने अभी हाईलाइट किया था, ये रहा 0.35, ये रहा, ये बता देता हूँ आपको। और इसके अलावा जब आपने ये माइनस किया इसमें से, तो आपके पास आ गया सर 27.5 माइनस 9 मिलियन, ये दो बार क्यों आ गया, 9 मिलियन माइनस 0.35, तो आपके पास आ गया 18.15 टोटल फंड। पर इन पैसों में एक स्पेसिफिक फंड भी तो है, यानी आपके पास जो ऊपर पैसे पड़े हुए हैं उसमें स्पेसिफिक फंड भी तो पड़ा हुआ है, वो जो मैंने यहाँ निकाला था आप लोगों के लिए, ये रहा 5.8 मिलियन का। तो हम उसको डेफर्ड तो नहीं मान रहे क्योंकि डेफल मेथड नहीं है, तो हमने कहा अगर मैं उसमें से 5.8 मिलियन माइनस कर दूं, क्योंकि ये अलग से फंड है, तो मेरे पास मिल जाएगा जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस। तो अगर मैं जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस देखूं 5.8 माइनस करके, तो मुझे मिलता है 12.35। इसके अंदर आप क्या करेंगे सर, सरप्लस को ऐड करेंगे और वो सारे क्लोजिंग बैलेंसेस जो मैंने आपको बैलेंस शीट में दिए हुए हैं वो उसको आप वहाँ पे लगा देंगे। तो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन वाज गोइंग टू बी डन। तो उम्मीद है कि आपको इससे कुछ इंसाइट्स मिली होंगी, समझ आया होगा, क्योंकि ऑल्दो दिस वाज अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। इसका बैलेंस शीट एक्सपेक्ट में चिपका देता हूँ क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बना तो दी हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जज़ाकल्लाह।